नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर। तो मैं देखो ये जो क्लास होने वाली है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सब्जेक्ट है आईटी लॉ। उसकी ये क्लास होने वाली है और महा मैराथन क्लास है, आपकी कंप्लीट क्लास है। और ये जो क्लास है आपकी पार्ट 1 और 2 में डिवाइड की गई है, यानी कि ये आपका पार्ट 1 है। और इसके माध्यम से हम आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर यानी कि 10 साल के लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस में से पूछे गए सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। और जितने भी स्टूडेंट आईटी लॉ के हैं और जो क्लास देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि आपका सेकंड पार्ट हम आपको दिखा पाएँ। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चंस बैंक से रिलेटेड या बुक पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको आईटी लॉ की सभी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पर चैप्टर वाइज हमने नहीं लिया है, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ही यहाँ पर हम कराएंगे आपको, और जिसके अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी है, यानी कि नेटवर्क सुरक्षा की बात करें आखिर में क्या होती है, नेटवर्क सुरक्षा क्या होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर दो ही प्रश्न आते हैं। या तो आपसे पूछेगा नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी मेडल क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो पहले समझ लेते हैं आखिर में नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि आपस में जुड़े रहना, अर्थात कनेक्टेड रहना। यानी कि जब हम आपस में एक कंप्यूटर से या दो कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उनमें एक कनेक्टेड बॉन्ड बन जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहने का मतलब है कि नेटवर्क का मतलब होता है कि आपस में जुड़े रहना, आपस में कनेक्टेड रहना। तो आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर नोड्स का एक समूह होता है, एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन पाथ्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये कम्युनिकेशन पाथ्स वायरलेस अथवा वायर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क जो हैं आपके दो या दो से अधिक नेटवर्क कंप्यूटर नोड्स का एक समूह होता है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन पाथ्स के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। और चाहे तो वो आपके वायरलेस हो सकते हैं और कुछ वायर्ड भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क के द्वारा यूजर जो होता है वो डेटा फाइल तथा डिवाइस शेयर कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क की मदद से हम कोई भी फाइल को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपने देखा होगा। और बिना नेटवर्क के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। बिना कम्युनिकेशन के आप कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं विदाउट नेटवर्क। तो ये आपका हो चुका है पूरा। इसके बाद है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी आखिर में क्या होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि बिना अनुमति के एक्सेस कर लेना। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हैकिंग, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि जिसे बोलते हैं डॉस, जो आप आगे पढ़ेंगे, वायरस, बॉम्ब्स आदि से बचाया जाता है। यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी हमें एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। और सुरक्षा में हम किन किन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि आपका हैकिंग हो गया, या फिर डॉस अटैक हो गया आपका, या वायरस या बॉम्ब्स आदि चीज़ों से आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि नेटवर्क सिक्योरिटी को हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें एक स्पेशल टीम की या एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कंपोनेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आपके आ जाते हैं फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या आईओएस, या फिर आईडीएस आदि होते हैं, जिनके अंतर्गत हम नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, किन कारणों से हम नेटवर्क सिक्योरिटी को अलाउ करते हैं। तो दोनों कारण जान लेते हैं। यहाँ पर दो कारण हैं मुख्यतः, कि पहले तो है कि इंटरनेट में यूजर्स की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी को हैकर्स तथा
अटैकर से बचाने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है डेटा तथा सूचना को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लॉस तथा मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए हम डेटा सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला एक और टॉपिक है आपका इसमें गोल्स, गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी के सिद्धांत क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिए हैं और सारे आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉन्फिडेंटलिटी है आपका, और इसका अर्थ होता है कि केवल सेंडर तथा रिसीवर के ही को ही मैसेज देख पाना, अर्थात यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ होता है आपका सेंडर जो मैसेज भेजता है, आपको बेसिकली पता होगा, और एक तरफ होता है आपका रिसीवर। अच्छे से समझिए, एग्जाम पर हम साथ के साथ आपको बताते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल सेंडर तथा रिसीवर को ही मैसेज देखते हैं। तो जब भी हमारा जो मैसेज यहाँ पर पास आउट होता है, यहाँ पर मैसेज जाता है, तो बीच में जो कोई भी व्यक्ति हो वो मैसेज को यहाँ पर नहीं देख सकता है, ना ही उसे एक्सेस कर सकता है। तो डायरेक्ट हमारा मैसेज कहाँ पर जाता है, रिसीवर के पास। तो रिसीवर ही उस मैसेज को एक्सेस कर पाता है। ये कॉन्फिडेंटलिटी का अर्थ होता है। और कॉन्फिडेंटली तब तक खत्म हो जाती है जब कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति मैसेज को एक्सेस कर लेता है। यानी कि यह जो सिद्धांत है जब तक लागू रहता है जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को ना देख ले। उसके बाद यहाँ पर है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र की जो आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो उसकी पहचान होती है उसको ऑथेंटिकेट करना, यानी कि पहचानना, अर्थात ये सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह व्यक्ति वही है या कोई दूसरा व्यक्ति है। तो इसके बारे में हम ऑथेंटिकेशन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रिटी है आपका। इंटीग्रिटी से तात्पर्य है कि मैसेज में अगर कोई भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं होना है, तो इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जब तक कि मैसेज में कोई बदलाव नहीं होता है। सेंडर के मैसेज सेंड करने के बाद मैसेज में कोई बदलाव जैसे कि एल्टर हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट आदि किया, तो उसकी जो इंटीग्रिटी होती है वो यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगला है आपका नॉन रेपुटेशन। तो कभी-कभी ऐसी स्थिति या कंडीशन आ जाती है कि जब कोई यूज़र, यानी कि जो प्रयोग करता है, तो मैसेज भेजता है परंतु बाद में कहता है कि यह मैसेज मैंने नहीं भेजा है। यानी कि मैसेज भेजने के बाद बोलता है कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। तो नॉन रेपुटेशन ऐसे किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी को नहीं मानता है, अर्थात नॉन रेपुटेशन सेंडर को मैसेज भेजने के बाद मना करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देता है। यानी कि ये इस कंडीशन में लागू होती है कि जब भी वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मैंने ये मैसेज बिल्कुल नहीं भेजा है, तो नॉन रेपुटेशन क्या होता है कि उसकी जो कहने का तात्पर्य होता है कि जो यहाँ पर मना करता है, तो उसको ये परमिशन बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि भाई तुमने ये मैसेज नहीं भेजा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है, और एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है, यानी कि यह बताता है कि कौन यूज़र कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकता है और कौन सी एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, और अवेलेबिलिटी का तात्पर्य होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है कि जो रिसोर्स हैं वह केवल ऑथोराइज्ड यूज़र के लिए ही उपलब्ध होंगे, बाकी को नहीं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और मुख्यतः यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर रिपीट किया गया है। हमने पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। तो सारे बच्चे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पर सेकंड टॉपिक है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और इसमें हम जानेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल्स क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई डेटा भेजते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा भेजते हैं, तो हमें कुछ ट्रांसफ़र मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि इंटरनेट या कोई दूसरा कम्युनिकेशन चैनल जिसके द्वारा हमने डेटा को भेजा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल्स में जब भी हम कोई भी डेटा यहाँ पर भेजते हैं, तो उसमें भेजने के कुछ मेथड या कुछ विधियाँ होती हैं, यानी कि किस माध्यम से भेजें मैसेज को। तो या फिर उस कह सकते हैं कि इंटरनेट या कोई दूसरा कम्युनिकेशन चैनल है जिसके द्वारा हम डेटा को भेज सकें। तो जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का ट्रांसफ़र होता है, तो इन दोनों के मध्य एक लॉजिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को क्रिएट किया जाता है। यानी कि एक
चैनल को स्थापित किया जाता है और यह लॉजिकल इन्फॉर्मेशन चैनल जो है वह प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करके स्थापित किया जाता है। यानी कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होती हैं प्रोटोकॉल्स की। उसके बाद जब प्रोटोकॉल का उपयोग लॉजिकल इन्फॉर्मेशन चैनल के लिए करते हैं तो इसमें से सबसे मुख्य मुद्दा जो उठता है वो उठता है सिक्योरिटी का, कि आखिर में भाई सिक्योरिटी का आता है। क्योंकि कोई अटैकर भेजे जाने वाले उस डेटा को चुरा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है, चाहे तो वो आपके डेटा को डिलीट भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जिन तकनीकों का या जिन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं ज़्यादातर। पहला नंबर की भेजी जाने वाली जो डेटा होती है उस पर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि दो प्रिंसिपल्स के द्वारा शेयर की गई कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और इसमें यह आशा की जाती है कि यह ओपोनेंट के बारे में पता ना हो। ओपोनेंट यानी कि तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में इसे पता नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें कभी-कभी सुरक्षित ट्रांसमिशन करने के लिए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का उपयोग किया जाता है। कुछ यानी कि कुछ भरोसेमंद थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके माध्यम से हम मैसेज वगैरह भेजते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर दो प्रिंसिपल के माध्यम मैसेज की ऑथेंटिसिटी को लेकर होने वाले विवाद को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल का। तो ये है आपका डायग्राम, और डायग्राम में क्या क्या दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ है आपका सेंडर, और यहाँ पर आपका रिसीवर है, और यहाँ पर आपका सेंडर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन को या डेटा को यहाँ पर पास करते हैं यानी कि भेजते हैं, तो इनके बीच में एक इन्फॉर्मेशन चैनल क्रिएट हो जाता है। और इन्फॉर्मेशन चैनल जो होता है वो एक मैसेज भेजने का मेथड हो सकता है, या उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स के रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह हो सकती हैं, तो इनके माध्यम से डेटा का यूज़ किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है कोई ओपोनेंट यानी कि थर्ड व्यक्ति ना देख पाए, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। तो डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद यह मॉडल यह दिखाता है कि किसी भी सिक्योरिटी सर्विस को डिज़ाइन करने के लिए 4 बेसिक कार्य किए जाते हैं, और वो कौन से कार्य हैं वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि सिक्योरिटी से संबंधित परिवर्तन के लिए एक एल्गोरिदम को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि एल्गोरिदम के साथ प्रयोग की जाने वाली कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको यहाँ पर जनरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने और शेयर करने की कुछ विधियाँ यहाँ पर डेवलप की जाती हैं, कुछ विधियाँ यहाँ पर विकसित की जाती हैं। और चौथा पॉइंट है कि दोनों प्रिंसिपल्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है जो कि सिक्योरिटी एल्गोरिदम और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर सकें। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फायरवॉल। फायरवॉल से आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम करा देंगे। तो यह है आपका फायरवॉल्स का डायग्राम जो आप यहाँ पर समझेंगे। एक तरफ होता है आपका इंटरनेट और एक तरफ होता है अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक होता है, जिसमें हम रिजेक्टेड डेटा को पास नहीं होने देते हैं, यानी कि एक दीवार की तरह ये काम करता है। और यहाँ पर कुछ ट्रैफिक होता है जिनके माध्यम से हम डेटा को भेजते हैं इंटरनेट की मदद से, यानी कि कोई भी सर्वर हो सकता है, और यहाँ पर कई सारे डिवाइस वगैरह लगे हुए होते हैं जिनमें हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी डेफिनेशंस वगैरह या इसके बारे में जान लेते हैं आखिर में क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर है कि फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि अनऑथोराइज्ड यूजर्स तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो आपका फायरवॉल होता है वो एक नेटवर्क को सुरक्षित या सिक्योरिटी प्रदान करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है। यानी कि अनऑथोराइज्ड का मतलब है कि ना पहचानने वाला यूजर उसको एक्सेस होने से ये आपका नेटवर्क जो है फायरवॉल वो यहाँ पर बचाता है। और दूसरा है कि फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है आपका। तीसरा पॉइंट है कि फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फ़िल्टर की तरह काम करता है, यानी कि फ़िल्टर की तरह जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशंस होती हैं यानी कि हानिकारक
जानकारियाँ जो होती हैं उनको यहाँ पर ये छँटान करता रहता है, उन्हें बाहर निकालते रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के मध्य स्थापित किया जाता है, और जितना भी इन दोनों के मध्य डेटा का हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वह फायरवॉल से ही होकर गुजरता है। और यह जो होती है कि जो आपका फायरवॉल है वो एक दीवार की तरह कार्य करता है, जो कि आग रूपी अनसेफ और हार्मफुल डेटा से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल उसी ट्रैफ़िक को अपने से गुज़रने देता है जो उसकी पॉलिसी के अनुसार सही होगा। यानी कि यह गलत बिल्कुल हार्मफुल इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है, ये बेसिकली आपको बता दिया है। 6 नंबर है कि फायरवॉल किसी भी प्रकार के अटैक के लिए यहाँ पर एक बैरियर की तरह काम करता है, जिससे हैकर नेटवर्क को हैक नहीं कर पाते हैं और जिससे हमारी जो महत्वपूर्ण सूचना होती हैं, वो चोरी होने से बच जाती हैं। 7वाँ नंबर है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपने सिस्टम से इंटरनेट एक्सेस करता है, तो उसको अवश्य ही फायरवॉल को स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी यूज़र्स और सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो भी आज के समय में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली कहा जाए कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए, तो वे जितना भी अपना कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि अपने कंप्यूटर्स में आप कंट्रोल पैनल में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको फायरवॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो फायरवॉल के ऑप्शन में जाकर आप ये चेक करना कि जो आपका फायरवॉल है, वो ऑन है या ऑफ है। अगर आपका फायरवॉल ऑफ है, तो सभी स्टूडेंट अपना फायरवॉल ऑन कर लें, जिससे कि जो होगा कि आपका जो डेटा या इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके कंप्यूटर में है, वो हैक होने से बच सकती है। और आज के इस मॉडर्न काल में काफ़ी ज़्यादा स्कैम वगैरह चल रहे हैं, जिनके माध्यम से आपका जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, वो चोरी हो सकती है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपसे जो आपका फायरवॉल है, उसे ऑन रखें। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के, यानी कि फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर एक प्रकार का आपका फायरवॉल दिया गया है, और कुछ और दिए गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो पहला होता है आपका पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल। अब ये क्या होता है कि इसमें हम कोई भी डेटा यहाँ पर भेजते हैं, तो यह एक पैकेटों के रूप में जब भी हम डेटा को, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो पैकेटों के रूप में जाता है। तो जो पैकेटों को डेटा यहाँ पर जाता है, तो उन्हें ये एनालाइज़ करता है, यानी कि उनका विश्लेषण करता है, उन्हें पहचानता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर में क्या है। तो यह फायरवॉल ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर में कार्य करता है, और ये फायरवॉल अंदर जाने वाले तथा बाहर आने वाले पैकेटों को एनालाइज़ करता है, तथा यह केवल उन्हीं पैकेटों को अपने से गुजरने देता है जो फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार सही हो। और प्रत्येक पैकेट की यह फायरवॉल जांच करता है कि तब निर्णय लेता है कि पैकेट आगे देना चाहिए या नहीं। यह लोकल नेटवर्क को घुसपैठ से बचाता है, आपका फायरवॉल। उसके बाद यहाँ पर जो पैकेट फायरवॉल फ़िल्टर होता है, यानी कि पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टर, और इस फायरवॉल में पैकेट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, और इस प्रकार के फायरवॉल को स्टैटिक फायरवॉल भी कहते हैं, और ये फायरवॉल इतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये है आपका डायग्राम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो फायरवॉल है, एक तरह से आपकी ओएसआई नेटवर्क लेयर में जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर एक तरफ आपका नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर डेटा को पास आउट करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर डेटा को भेजते हैं, तो यहाँ पर एक लेयर के अंदर हमारा डेटा चलता है, और वहाँ पर इसकी चेकिंग की जाती है, यानी कि इसे फ़िल्टर किया जाता है स्टैटिक के फॉर्म के रूप में, तब ये हमारा डेटा यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर पहुँच पाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टर। तो यह फायरवॉल पैकेट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी कि पैकेट के बारे में हमें बताता है, और इसे डायनेमिक फायरवॉल भी कहते हैं, और यह फायरवॉल अधिक सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो दोनों का उदाहरण सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर का फायरवॉल है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, और इसे एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं, और यह फायरवॉल एप्लीकेशन की सूचना के आधार पर पैकेट को गुजरने से अपने से गुजरने देता है या पैकेट को रोक देता है। एप्लीकेशन की सूचना जो होती है वो पैकेट में उपलब्ध रहती है, और यह फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है, जो कि एप्लीकेशंस को प्रॉक्सी उपलब्ध कराता है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। प्रॉक्सी फायरवॉल यहाँ पर यूज़ किया जाता है इंटरनेट की मदद से, यानी कि यहाँ पर सभी लेयर्स जो होती हैं, उनके यहाँ पर पास आउट करने के बाद, यानी कि जो भी यहाँ पर लेवल गेटवे होता है, सारा लेवल पार करने के बाद यहाँ पर जो डेटा है हमारा, वो यहाँ पर पहुँच पाता है। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। तो सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल यह सुनिश्चित करता है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी, यह फायरवॉल ओएसआई मॉडल के सेशन लेयर में कार्य करता है, यानी कि जो फायरवॉल की सेशन लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, उसमें सेशन लेयर में कार्य करता है ये आपका। और यह फायरवॉल टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर यूडीपी यानी कि यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी को उपलब्ध कराता है। और यह प्रोटोकॉल जो, यानी कि यह फायरवॉल जो होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पैकेट को एनालाइज किया जाए। यानी कि यह फायरवॉल टीसीपी या यूडीपी में प्रत्येक पैकेट को एनालाइज करता है, तब फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार यह पैकेटों पर एक्शन लेता है कि कौन सा पैकेट यहाँ पर जाएगा। ये इसका डायग्राम है। सेशन लेयर तक इसका कार्य होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेशन लेयर है हमारी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाता है, यानी कि चौथा प्रश्न है आपका डीओएस। इसके बारे में बात करेंगे और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो इसे मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं। तो डीओएस का पूरा नाम जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यानी कि जो आपका डॉस सिस्टम है, डॉस के कई सारे कंप्यूटर्स भी आते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अखिलेश सरकार ने जो लैपटॉप यहाँ पर बाँटे थे उत्तर प्रदेश में, वो डॉस सिस्टम द्वारा यहाँ पर थे। यानी कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था। यानी कि उसमें इंटेल या आपका दूसरा कोई भी नहीं था, उसमें डॉस था, जिसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका डॉस, और जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक्सेस, मैनेज और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ के आने से पहले डॉस का इस्तेमाल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किया जाता। यानी कि विंडोज़ से आने से पहले, यानी कि विंडोज़ के पहले के समय में डॉस का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ वगैरह आ गई, और इसका इस्तेमाल 1981 से 1995 तक बहुत ज़्यादा किया जाता था। यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही यूज़र कर सकता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर रन होता है बेसिकली, और यह यूज़र को एक कमांड लाइन प्रदान करता है जिसमें यूज़र कमांड के रूप में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दे सकता है। और डॉस को कंप्यूटर में रन करने के लिए किसी पंच कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और यह कंप्यूटर में प्रोसेसर और मेमोरी को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। डॉस में कई तरह के प्रोग्राम को रन किया जाता था, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना, इंटरनेट से कनेक्ट होना, और कई सारे सिस्टम थे, कई सारे प्रयोग थे जिसे यहाँ पर यूज़ किया जाता, और इसे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग 1980 के दशक में आईबीएम के कंप्यूटर में किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर डॉस कमांड के कुछ प्रकार दिए गए हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की कमांड्स होती हैं आपकी, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल कमांड क्या होती है, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कमांड। तो इंटरनल कमांड्स कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होते हैं। यानी कि जो इंटरनल कमांड्स होते हैं वो मेमोरी में जब हम बूटिंग करते हैं, यानी कि सिस्टम को बूट करते हैं, तो उसके दौरान यहाँ पर ये लोड होते हैं, और इन कमांड्स को डिलीट और चेंज नहीं किया जा सकता है। इंटरनल कमांड में डेट टाइम या डिर वर डेल कॉपी टाइप और कॉर्प जैसे कमांड शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड है जिसे बोलते हैं बाहरी कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड कंप्यूटर की बूटिंग के बाद मेमोरी में लोड होते हैं, और जो इंटरनल होते हैं वो बूटिंग के दौरान होते हैं, और ये बूटिंग के बाद होते हैं। इन कमांड को आसानी से डिलीट और चेंज किया जा सकता, और इसमें कई सारे कमांड्स थे, जैसे कि आपका सिस एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क कॉपी,
और ट्री जैसे कमांड आदि शामिल थे। उसके बाद यहाँ पर डॉस के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो यही है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान बिल्कुल नहीं करता था ये आपका, और यह माउस के द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट भी नहीं करता था, यानी कि अर्थात ये सिर्फ कमांड के द्वारा ही चलता था। दूसरा है कि यह कंप्यूटर में मौजूद फाइलों और फोल्डर को मैनेज करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है कि यह हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया और मेमोरी कंट्रोल हो गया, उन दोनों को कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद यहाँ पर है चौथा पॉइंट, इसके पास एक फाइल सिस्टम होता है जो फाइल्स को मैनेज, रीड और ऑर्गेनाइज करता है। पांचवा पॉइंट है कि यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसका इस्तेमाल केवल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। छठा पॉइंट है कि ये मल्टी यूज़र को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इसमें एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र काम नहीं कर सकते। सातवां पॉइंट है कि इसमें सुरक्षा जो थी आपकी सिक्योरिटी, उसकी कमी देखने को मिलती है, अर्थात इसको हैक करना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आठवां पॉइंट है कि डॉस में लिमिटेड मात्रा में फीचर थे। इसमें अधिक मेमोरी की बात करें तो इसमें 2 GB की होती थी, और यह 16 बिट फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फैट 16 का उपयोग करता था। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे दिए गए हैं, इनके बारे में भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो पहला इसका बेनिफिट यही था कि डॉस में कमांड को याद रखना और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ईजी था। डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था, और यह एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि डॉस को इंस्टॉल करने में यूज़र को कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। चौथा पॉइंट है कि इसमें बायोस और हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम तेज गति के साथ बूट होता है। 6 नंबर का पॉइंट है आपका, ये फाइल को क्रिएट करने और एडिट करने और डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। सातवां पॉइंट है कि यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव यानी कि और ज़्यादा बेहतर बनाता था, और डॉस की जितनी भी कमांड थी वो केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको अपर केस या लोअर केस दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नुकसान भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि डॉस में सिक्योरिटी सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रैम होती है वो 2 GB तक ही मौजूद होती है, जिसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके बाद इसको एक समय में एक ही यूज़र चला सकता है, ये इसका नुकसान है, और यह नेटवर्किंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, और इसमें किसी भी काम को करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान है, और यह एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर डॉस की कुछ कमांड हैं, जो लिस्ट है उनकी यहाँ पर दी गई है, और ये क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा कि डॉस की कमांड लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर पहली है DIR बोलते हैं, जिसे डिर बोलते हैं। तो इसका प्रयोग करके डायरेक्टरी में जितनी भी मौजूद फाइलें होती हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है। एक होता है आपका CD या CHDIR, इसके द्वारा डायरेक्टरी को नेविगेट किया जाता है, और उसके बाद RD है, और इसका इस्तेमाल डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो सारी डायरेक्टरी यहाँ पर दी गई, जैसे कि टी है, इसमें डायरेक्टरी को डिस्प्ले किया जाता है। फॉर्मेट है, इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करता है। कॉपी है, यानी कि फाइलों को कॉपी करने के लिए। रैन है, इस कमांड का फाइलों को चेंज करने के लिए किया जाता है। बैकअप है, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका बैकअप लेने के लिए किया जाता है। डेल्ट ट्री है, इस कमांड का कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टाइप है, यह कमांड कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलों को डिस्प्ले करने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ATTRIB है, और इसका इस्तेमाल फाइल्स को एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रो MPT है, और इसका इस्तेमाल डॉस प्रो MPT को कस्टमाइज़ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हेल्प और मूव है। हेल्प का मतलब होता है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, और मूव का कि एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ले जाना। तो ये कमांड लिस्ट है जो आपने यहाँ पर पढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिस्ट्री वगैरह दी गई है डॉस की, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण था जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वर्ष 1981 में किया गया था, और इसका पहला वर्जन था वो 1981 में लॉन्च किया गया था, जिसे IBM कंपनी थी उसने इसे डिज़ाइन किया था। और डॉस के अंतिम वर्जन को 1994 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था MS डॉस 6.
522 था। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि डॉस आखिर में काम कैसे करता है। तो जब किसी कंप्यूटर को यूज़र के द्वारा चालू किया जाता है तो वह अलग-अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, यानी कि जिसमें अलग-अलग तरह के स्टेप देखने के लिए मिल जाते हैं और जिसे हम बूट प्रोसेस कहते हैं। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं, उनको रन करने के लिए यहाँ पर 5 स्टेप्स दिए जाते हैं। अब वो 5 स्टेप क्या हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है सबसे पहले कि सबसे पहले रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी है। बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा बूट रिकॉर्ड को रीड करती है। उसके बाद सेकंड है कि इसके बाद बूट रिकॉर्ड यानी कि जो डॉस होता है उसे मेमोरी में लोड किया जाता है और मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसके बाद जो मैग्नेटिक डिस्क में जितना भी मौजूद डेटा होता है यानी कि रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसमें इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस प्रदान करता है। उसके बाद पाँचवाँ पॉइंट है कि इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइलों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लिस्ट दी गई है, यानी कि 1981 से लेकर 1998 तक कितने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे, उनके बारे में। तो सारे यहाँ पर पॉइंट आउट करके हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका आईडीएस। तो आईडीएस क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका आरडीएक्स नहीं है, आईडीएस है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। आईडीएस का पूरा नाम जो होता है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है और आईडीएस एक प्रकार की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह एक सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका प्रयोग सिस्टम तथा नेटवर्क को अनवांटेड तथा अनऑथोराइज्ड एक्सेस को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह हैकर, अटैकर तथा अन्य खतरनाक अटैक से सिस्टम को बचाता है। यानी कि एक मुख्य रूप से फायरवॉल की तरह ही यहाँ पर ये काम करता है, यानी कि सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह नेटवर्क तथा सिस्टम में इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जैसे जैसे ही कोई इंट्रूजन्स मिलता है तो ये उसे अलर्ट कर देता है। आईडीएस का प्रयोग विभिन्न तरीकों से मलेशियस ट्रैफिक को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और आईडीएस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका होस्ट बेस्ड आईडीएस, दूसरा होता है नेटवर्क बेस्ड आईडीएस। अब होस्ट बेस्ड आईडीएस क्या होता है, जिसे शॉर्ट में कहें तो HIDS भी बोल सकते हैं। तो होस्ट में इंस्टॉल रहता है ये ज़्यादातर, और यह केवल उस ट्रैफिक को देखता है जो उस होस्ट में उत्पन्न होता है, यानी कि उस होस्ट से होकर गुजरता है। अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है तो यह केवल इसी होस्ट में डिटेक्ट कर पाता है, यानी कि ये उसी होस्ट में हमें सूचित कर देता है, अलर्ट कर देता है। जैसा कि यहाँ पर नेटवर्क है और यहाँ पर ये हमारा होस्ट है। तो यहाँ पर आईडीएस सिस्टम लगा हुआ है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो है, और यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर अटैकर्स वगैरह यहाँ पर गुजरता है तो होस्ट क्या करता है, उसको पहले ही यहाँ पर इस लेवल में यहाँ पर उसे कैच कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क बेस्ड आईडीएस है, जिसे NIDS बोलते हैं। तो NIDS उन सभी होस्ट को देखता है जो नेटवर्क में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो नेटवर्क में मौजूद होते हैं उन्हें देखता है, और तथा इनमें होने वाले जितने भी मलेशियस ट्रैफिक होते हैं उनको ये डिटेक्ट करता है। और NIDS संपूर्ण नेटवर्क को मॉनिटर यानी कि उनकी निगरानी करता है। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, डैश। तो डैश क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका पूरा नाम होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और डैश एक सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन विधि है, यानी कि एक मेथड है आपका ये सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन, जिसमें मैसेज को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए एक की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सेंडर तथा रिसीवर दोनों के पास एक प्राइवेट की होती है और यह 56 बिट की का प्रयोग करके यानी कि 64 बिट डेटा को इनक्रिप्ट करता है। यानी कि इसमें 56 बिट की का प्रयोग किया जाता है और जिससे हम 64 बिट डेटा को यहाँ पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं। डैश को 1976 में IBM ने डेवलप किया था और डैश का प्रयोग अब नहीं किया जाता है, क्योंकि अब यह जो विधि है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है और अब इसके स्थान पर जो है
वो एस आ गई है, यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, डायग्राम है आपका इसमें, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर सभी यूजर्स के पास एक प्राइवेट की होती है, दोनों के पास। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वीपीएन। वीपीएन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और यहाँ पर हम समझा देते हैं वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म जो होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और वीपीएन ऐसी तकनीक है जो असुरक्षित, यानी कि असुरक्षित पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट के ऊपर एक सिक्योरिटी नेटवर्क बनाता है। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर जब भी हम मैसेज रिसीवर या किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उनके बीच में एक वीपीएन का कार्य करता है, एक नेटवर्क बनाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि वीपीएन का प्रयोग बहुत सारे विभागों में महत्वपूर्ण बात संवेदनशील सूचना तथा डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और वीपीएन एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन का निर्माण करता है, जिससे कोई भी डेटा इससे होकर गुजरता है तो यह इनक्रिप्ट हो जाता है, जिससे उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल लैपटॉप में करते हैं तो आप कहीं भी और अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं। वीपीएन के द्वारा आप ब्लॉक्ड वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपना आईपी एड्रेस बदलना चाहते हैं तो वीपीएन आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध करता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन के लिए अगर आप मोबाइल की बात करें तो हम वीपीएन में कई सारे आपके एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशंस या लोकेशंस या इन्फॉर्मेशन को पास आउट कराने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मौजूदा नेटवर्क जो है वो इंडिया का है, तो वीपीएन की मदद से आप चाहें तो इसे अमेरिका का भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनएस एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो कि डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में बदल देता है, यानी कि जो हमारा डोमेन नेम्स होता है उसको ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका सेवा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मनुष्य डोमेन नेम जैसे कि आपका सरकारी रिजल्ट .com है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आसानी से याद कर सकता है। लेकिन जबकि जो इंटरनेट होता है वह आईपी एड्रेस पर आधारित होता है, यानी कि हमारा जो इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस पर बेस होता है। डीएनएस सर्वर के द्वारा हम अपनी इच्छा अनुसार ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट के नाम को टाइप करके उस वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि हमें आईपी एड्रेस जो होता है हमारा कुछ पॉइंट के, यानी कि दशमलव बिंदु के रूप में दिया जाता है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें इसे अगर कोई डीएनएस सर्वर या डोमेन नेम को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है तो यह दूसरे डीएनएस सर्वर से डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। और यह प्रोसेस जो होती है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई डोमेन यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हो जाता। डीएनएस को सन 1983 में एक पोल मॉकपैट्रीज और एक जॉन पोस्टल वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था। डीएनएस को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर कुछ डोमेन नेम तथा आईपी एड्रेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और हम सभी लोगों का एक एड्रेस होता है जहाँ पर हम रहते हैं। वैसे ही प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये क्या होती है, इसे शॉर्ट में आईपी सैक भी बोलते हैं, और इसका नाम, पूरा नाम जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है। और इसका प्रयोग नेटवर्क सिस्टम की नेटवर्किंग लेयर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि आईपी सिक्योरिटी एक आईपी नेटवर्क पर डेटा पैकेट को ऑथेंटिकेट करता है और एनक्रिप्ट करता है। यानी कि जो हमारा आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पर जितना भी हम डेटा यहाँ पर पास आउट करते हैं उसको ऑथेंटिकेट करता है और उसे इनक्रिप्ट करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आईपी सिक्योरिटी क्या है, तो आईपी सिक्योरिटी एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट है जो कि इंटरनेट में डेटा की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता
कॉन्फिडेंटलिटी, गोपनीयता और ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो यह एप्लीकेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इंटरनेट में रूटिंग डेटा भेजने वाले रूटर को यह सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रदान करता है। उसके बाद आईपी सिक्योरिटी में दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में कार्य करता है आपका ये, और इसलिए चल रहे एप्लीकेशन में बदलाव किए बिना सिक्योरिटी फीचर्स को आसानी से ये इम्प्लीमेंट करता है। आईपी सिक्योरिटी का ज़्यादातर कार्य दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में वीपीएन को सुरक्षित करना होता है, और यह इनक्रिप्शन के बिना ही ऑथेंटिकेशन की सुविधा हमें प्रदान करता है, और इस डेटा को ऑथेंटिकेशन करता है जो नाउन सेंडर ने भेजा है। कुछ यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी कंपोनेंट्स वगैरह दिए गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपका एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, जिसे बोलते हैं ईएसपी, और यह डेटा इंटीग्रिटी, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और एंटी रैप्ले प्रदान करता है, और यह प्ले लोड के लिए ऑथेंटिकेशन भी हमें प्रदान करता है। उसके सेकंड नंबर है ऑथेंटिकेशन हेडर, यानी कि जिसे शॉर्ट में एएच भी बोलते हैं, और यह भी हमें इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एंटी रैप्ले प्रदान करता है, परंतु यह इंक्रिप्शन प्रदान नहीं करता। यानी कि इसमें आपको इंक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें इंक्रिप्शन प्रदान नहीं होता है। एंटी रेप्ले प्रोटेक्शन जो है वह पैकेट्स के अनऑथोराइज ट्रांसमिशन से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो ना पहचानने वाला डेटा हो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और यह डेटा की कॉन्फिडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी नहीं करता है, यानी कि जो उसकी अखंडता होती है, अखंडता नहीं गोपनीयता, वो यहाँ पर प्रदान नहीं करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका इंटरनेट की एक्सचेंज, यानी कि IKE, और यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और इसे दो डिवाइसों के बीच इंक्रिप्शन कीज को एक्सचेंज करने यानी कि बदलने के लिए सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी कि ऐसे पर रास्ता ढूंढने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिक्योर एसोसिएशन ऐसे दो नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए शेयर्ड सिक्योरिटी एट्रीब्यूट को स्थापित करता है। अब यहाँ पर इंटरनेट जो की होती है, एक्सचेंज की होती है, वो मैसेज कंटेंट प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जैसे कि MD5 या SHO को एम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन फ्रेम भी हमें प्रदान करती है, और इन एल्गोरिदम को आईपी सिक्योरिटी यूजर्स प्रत्येक पैकेट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर उत्पन्न करते हैं, और इस आइडेंटिफायर के द्वारा हम डिवाइस यह निर्धारित करती है कि पैकेट सही है या गलत है। तो वे पैकेट जो ऑथोराइज नहीं होते हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, और रिसीवर को नहीं भेजने दिया जाता है। यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी की वर्किंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है होस्ट। होस्ट यह चेक करता है कि पैकेट को आईपी सिक्योरिटी का प्रयोग करके ट्रांसमिट करना चाहिए या नहीं। आने वाले पैकेट को भी होस्ट के द्वारा चेक किया जाता है कि वे ठीक से इनक्रिप्ट हुए हैं या नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके बाद इंटरनेट की एक्सचेंज फेज 1 शुरू होता है, जिसमें दो होस्ट सुरक्षित चैनल शुरू करने के लिए एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। इसके दो मोड्स होते हैं। मेन मोड्स बहुत ही उच्च सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है, और एक होता है आपका अग्रेसिव मोड होस्ट जो आईपी सिक्योरिटी को सर्किट को अधिक तेज़ी से स्थापित करने में सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर IK फेज 2 को एक सिक्योर चैनल पर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें दोनों होस्ट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के टाइप पर बातचीत करते हैं, यानी कि नेगोशिएट करते हैं, और इन एल्गोरिदम के साथ प्रयोग किए जाने के लिए सीक्रेट की का यहाँ पर सहमति दी जाती है। इसके बाद डेटा पैकेट्स को नए बनाए गए आईपी सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड टनल में एक्सचेंज किया जाता है, और इन पैकेट्स को आईपी सिक्योरिटी 5A का प्रयोग करके इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। जब दो होस्ट के मध्य कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है तब दोनों होस्ट के द्वारा कीज को डिस्कार्ड करके आईपी सिक्योरिटी टनल को समाप्त कर दिया जाता है। तो यह है आपकी आईपी सिक्योरिटी, और यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद पर 10 नंबर पे आपका इनक्रिप्शन टेक्निक्स, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इनक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है जिसमें डेटा या सूचना को सीक्रेट कोड यानी कि गुप्त कोड में बदल दिया जाता है, यानी कि एक गुप्त कोड में यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है, जिससे कोई भी यूज़र जो होता है, कोई भी हैकर जो होता है, वो
डेटा को ना पढ़ सके। इसमें जो डेटा होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और जो इनक्रिप्ट किया गया डेटा होता है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट में सेंड और रिसीव किए गए डेटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है और यह स्टोर किए गए डेटा को भी सुरक्षित सिक्योरिटी प्रदान करती है। इनक्रिप्ट किए गए डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्रिप्टोग्राफिक कुंजी की आवश्यकता पड़नी करती है। यानी कि जो हम डेटा यहाँ पर इनक्रिप्ट हो जाता है और इनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी होती है, एक क्रिप्टोग्राफिक की होती है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इनक्रिप्शन टेक्निक्स को इनक्रिप्शन मेथड भी कहते हैं और हमारे पास मुख्य रूप से 5 प्रकार की इनक्रिप्शन विधि या टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो 5 प्रकार की टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। पहली होती है डैश, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद 3 डैश होती है और एस होती है, आरएस होती है और ईसीसी होती है। तो इन पाँचों के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं। तो डैश का पूरा नाम मैंने बता दिया था, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है और ये एक प्रकार की इनक्रिप्शन तकनीक है जिसका इस्तेमाल डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। डैश का सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए एक की का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेंडर तथा रिसीवर दोनों के पास एक प्राइवेट की होती है। और डैश एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग पुराने समय में सरकारी एजेंसियों के द्वारा सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। इस विधि को 1970 के दशक में शुरुआत में आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मसन मशीन कॉरपोरेशन टीम के द्वारा डेवलप किया गया था और इसे निस्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनाया गया था। डैश में 64 बिट डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर बताया था 56 बिट की का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और डैश का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि स्मार्ट कार्ड हो गया या सिम कार्ड हो गया उसमें किया जाता है। और डैश का प्रयोग अब नहीं किया जाता है क्योंकि अब यह जो विधि है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है और इसके स्थान पर एस यानी कि एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डैश के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल डैश है आपका। और ट्रिपल डैश भी एक इनक्रिप्शन तकनीक है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमें 3 बार डैश साइफर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रिपल डैश के डैश में डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर 168 बिट की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसलिए यहाँ पर डैश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योरिटी प्रदान करती है, यानी कि 3 गुना इसे यूज़ किया जाता है। 3 गुना डेटा का यहाँ पर की का यूज़ किया जाता है। यह एक सिमेट्रिक की तकनीक है जो फिस्टल नेटवर्क पर आधारित होती है और इस एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फायरफॉक्स और ईएमबी पेमेंट सिस्टम में किया जाता है और यह डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग करती है। यह डैश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक सुरक्षित है और इसे इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसमें डेटा को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर कुंजी का जो आकार है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसमें 3 गुना कुंजी का यूज़ किया जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 डैश के जो फ़ायदे नुकसान हैं वो सेम ही यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं एस के बारे में। तो एस का पूरा नाम आपने बता दिया था कि एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है और यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है आज के समय में। एस का सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर तकनीक है। एस एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर तकनीक है जिसका इस्तेमाल डैश और 3 डैश की जगह पर किया जाता है क्योंकि यह डैश और 3 डैश से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। एस का इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन, पैसों के लेन देन और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए किया जाता है। एस का प्रकार एक एल्गोरिदम भी है, यानी कि जिसमें हम प्रेजेंटियल एल्गोरिदम कहते हैं और यह एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। एस में 3 प्रकार के ब्लॉक साइफर होते हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। पहला होता है इसमें 128 वाला और यह डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए 1 से 28 बिट की कुंजी होती है उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद यहाँ पर एस 192 है और यह डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर 192 बिट की कुंजी का इस्तेमाल करता है। 256 है जो कि 256 बिट का इस्तेमाल करता है।
एस का निर्माण अमेरिका की सरकार के द्वारा अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। और एस जो है वह देश की तुलना में काफ़ी तेज़ गति से कार्य भी करता है। तो यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी हैं एस के, जैसे कि एस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है और इसमें डेटा की चोरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इस तकनीक में कोई भी हैकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं चुरा सकता है और ये 3 डैश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से कार्य भी करती है। और इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसे सॉफ्टवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एस को अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो इसमें हैकर अटैक करके डेटा को चुरा भी सकता है। उसके बाद यहाँ पर आरएसए है और आरएसए क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो आरएसए का फुल फॉर्म जो होता है यानी कि जो पूरा नाम होता है वो रिवर्स शामिल एडलमैन होता है और यह एक असिमेट्रिक इनक्रिप्शन है टेक्निक है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए दो अलग अलग की का यूज़ किया जाता है। इनमें दो कीज़ होती हैं, पहली होती है आपकी पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। जो इसमें पब्लिक की होती है उसका इस्तेमाल डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और जो प्राइवेट की होती है उसका इस्तेमाल डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। इस एल्गोरिदम को इनक्रिप्शन का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है आज के समय में और इस एल्गोरिदम का आविष्कार 1978 में 3 लोगों के द्वारा किया गया था जिनका नाम था रिवेस्ट, सामिर, एडलमैन और इसी के नाम पर इनका नाम यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है आरएसए। इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम आरएसए रख दिया गया है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। आरएसए को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी भी है और ये सुरक्षित एल्गोरिदम है और इसे क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें जो पब्लिक की होती है उसको शेयर करना आसान होता है और नुकसान की बात करें इसमें जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से ट्रांसफ़र होता है। कभी-कभी पब्लिक को वेरीफ़ाई करने के लिए थर्ड पार्टी की आवश्यकता भी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट है आपका इसमें, 5वां टाइप्स है ईसीसी और इसका नाम होता है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी और यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल आरएसए के स्थान पर किया जाता है। क्या यानी कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है आपका इंक्रिप्शन तकनीक का और क्योंकि यह आरएसए एल्गोरिदम का एक अल्टरनेटिव भी है, एक विकल्प भी है और इस तकनीक को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है और यह एक सुरक्षित तकनीक है जिसे क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है। इस तकनीक का उपयोग वेबसाइट में डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और यह तकनीक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपी कनेक्शन को सुरक्षा प्रदान करती है और दिन प्रतिदिन ईसीसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और इसका आविष्कार सन 1985 में एक विक्टर माइलर और एक नेल कोविल्ज वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईसीसी के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि आरएसए की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है और ये सरल तकनीक भी है और यह बहुत कम मात्रा में कंप्यूटिंग एनर्जी का भी यूज़ करती है। नुकसान की बात की जाए इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ये तकनीक काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है। उसके बाद 11 नंबर में क्वेश्चन है आपका क्रिप्टोग्राफी, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप क्रिप्टोग्राफी की के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार की टेक्निक है जिसका प्रयोग या उपयोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से यूजर का जो डेटा होता है वो सुरक्षित रखा जाए। अगर दूसरे शब्दों में आपसे कहा जाए तो यह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक विधि होती है और यह तकनीक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रकार के कोड का उपयोग करती है। इंफॉर्मेशन को सुरक्षित इसलिए किया जाता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो परमिशन के बिना उसके डेटा का उपयोग ना कर सके। क्रिप्टोग्राफी में जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनका निर्माण मैथमेटिकल
कंसेप्ट के द्वारा किया जाता है और ये कैलकुलेशन का एक सेट होती है जिसे एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। इस एल्गोरिदम का प्रयोग जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर डेटा को प्रोटेक्ट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को सिक्योर और इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी उन सभी प्रक्रियाओं के साथ कनेक्ट होती है जहां पर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें टेक्स्ट का रिसीवर टेक्स्ट को डिकोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जिस प्रक्रिया को इंक्रिप्शन कहा जाता है। साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक सीक्रेट कुंजी होती है इसके माध्यम से हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। कुछ इसके फीचर्स भी दिए गए हैं जो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि क्रिप्टोग्राफी में सूचना को केवल वही यूजर रीड कर सकता है जिसके पास एक्सेस होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस तकनीक में एक बार सेंडर के द्वारा रिसीवर को मैसेज भेज देने के बाद उस मैसेज को मॉडिफाई या एडिटेड नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे मुंह से बात निकल गई हम उस बात को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इस तकनीक में सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा गया जो डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है। इसमें सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजने के बाद इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने मैसेज नहीं भेजा है, जिसे हम नॉन रेपुटेशन की स्थिति में कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी की बात की जाए तो क्रिप्टोग्राफी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स पढ़ेंगे हम इनके। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन होता है, और एक होती है आपकी असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो पहले होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इस क्रिप्टोग्राफी को सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है जो आपने पढ़ा है अभी। और यह एक प्रकार की एल्गोरिदम होती है और जिसका प्रयोग टेक्स्ट या मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। और यह क्रिप्टोग्राफी टेक्स्ट और मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिंगल कॉमन की का प्रयोग करती है। इस डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिस डेटा को रीड करना किसी भी यूज़र के लिए मुश्किल होता है। और यह क्रिप्टोग्राफी की बड़ी मात्रा में डेटा को एक्सचेंज कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर हैश फंक्शन है दूसरा टाइप। और हैश फंक्शन की बात करें तो हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शंस है जिसका उपयोग न्यूमेरिकल इनपुट को कंप्रेस यानी कि छोटा करने के लिए किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक प्रकार की क्रिप्टोग्राफी है जिसका उपयोग बड़ी संख्या वाले नंबर को छोटा करने के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बड़ी संख्या है तो उसको छोटा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग सूचना को सिक्योर करने के लिए भी किया जाता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने में भी मदद करती है। तीसरा नंबर का टाइप है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और इस क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं और इस क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सूचना को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। और यह क्रिप्टोग्राफी सूचना को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए दो प्रकार की कुंजी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। पहली होती है आपकी पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट की। तो दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो पब्लिक की होती है वो इनक्रिप्शन का यूज़ करती है और जो प्राइवेट की होती है वो डिक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ उपयोग किए गए हैं दिए गए हैं, यानी कि जो आपकी क्रिप्टोग्राफी है कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग संसार यानी कि कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए भी किया जाता है और ये डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसका प्रयोग डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से मैसेज को केवल सेंडर और रिसीवर के द्वारा ही रीड किया जा सकता है। पाँचवां है कि इसका उपयोग इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए किया जाता है और यह इनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करने में मदद करती है और इसका उपयोग इनक्रिप्टेड पासवर्ड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के कुछ टूल्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रकार के टूल्स दिए गए हैं जिनके बारे में एक-एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका सिक्योरिटी टोकन्स। और सिक्योरिटी टोकन को ऑथेंटिकेशन टोकन भी कहा जाता है और ये एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग यूज़र को ऑथेंटिकेशन करने के लिए किया जाता है। डेटा को सुरक्षित तरीके से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए सिक्योरिटी टोकन को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर है आपका ऑथेंटिकेशन यूजिंग की, यानी कि की के द्वारा प्रमाणीकरण। इस टूल में यूज़र की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए एक प्रकार की एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन
में यूज़र की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए 2 प्रकार की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉकर है और यह एक टूल होता है जिसका उपयोग एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। डॉकर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है जो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होती हैं। इसके अलावा डॉकर में हम फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं, जिन फाइलों को केवल वही यूज़र ओपन कर सकता है जो फाइल उसने डाली थी। यानी कि जिसने इस फाइल को डाला था वही यहाँ पर एक्सेस कर पाता है और इस टूल में यूज़र का डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहता है। उसके बाद यहाँ पर साइन टूल है और यह भी एक प्रकार का टूल है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट की फाइलों पर सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। साइन टूल का उपयोग करके फाइल को वेरीफाई भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर है। जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर को शॉर्ट में अगर कहें तो हम जेसीए भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सुरक्षा से संबंधित कार्यों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को मेंटेन करके रखना और कीज को मैनेज करना आदि इसका काम होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है आपसे कि हाउ डज वर्क क्रिप्टोग्राफी, यानी कि क्रिप्टोग्राफी आखिर में वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो क्या होता है कि सेंडर जब भी कोई सेंडर होता है किसी मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है तो क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस का उपयोग करके मैसेज को कोड में कन्वर्ट करती है। यानी कि जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो उस, यानी कि मान लीजिए हमने कोई मैसेज भेजा टेक्स्ट के फॉर्म में, तो जो आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है उसे नंबर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में चेंज करके उस उपयोग करते हैं, यानी कि जो रिसीवर होता है उसके पास यहाँ पर भेज देती है, जिसकी वजह से केवल रिसीवर ही उस मैसेज को रीड कर सकता है, यानी कि वो डिक्रिप्ट कर लेता है। उसके पास एक कुंजी होती है जिसका इस्तेमाल वो करता है। क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके यूज़र के डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं आपके इससे रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन है अटैक। तो अटैकर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो अटैकर क्या होता है? तो अटैकर वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर या पूरे इंटेंशन के साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है। तो अटैकर आपको समझ में आ गया, वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर पूरे इंटेंशन के साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करता है और वह महत्वपूर्ण या संवेदनशील डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय या अल्टर या स्टील कर लेता है। यानी कि उस डेटा को यहाँ पर ये स बर्बाद भी कर देता है, यानी कि समाप्त कर सकता है या उसे डिलीट भी कर सकता है और उसका यहाँ पर ये गलत भी उपयोग कर सकता है। अटैकर को ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है क्योंकि इनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचाने का होता है। अटैकर हमारे कंप्यूटर में मैलिशियस वायरस, बॉम्ब्स तथा सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो वायरस और बॉम्ब्स की चपेट में आकर डैमेज हो जाता है। कुछ को छोड़कर ज़्यादातर अटैकर्स के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, यानी कि जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती है और ये वेबसाइट से टूल्स तथा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अटैक्स करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और ये अपने फ़ायदे के लिए सारे सिक्योरिटी रूल्स और लॉस का यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी तरह से समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अटैकर क्या होता है? तो अटैकर वह व्यक्ति होता है जो पूरे इंटेंशंस के साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है। यानी कि उसका मतलब होता है कि हमारी जो भी गोपनीय सूचना या इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, या तो वो उसको चुराएगा और चुराकर उसका गलत प्रयोग भी कर सकता है। तो अटैकर को अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, जिनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचाना। तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि किसी भी रूप में हमारे सिस्टम में वायरस या बॉम्ब्स या सॉफ्टवेयर वगैरह डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर जो होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और ज़्यादातर कुछ हैकर्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत, नॉलेज वगैरह नहीं होती है। वो वेबसाइट से काफ़ी सारे टूल्स वगैरह आ गए हैं मार्केट में अभी भी, जिनकी मदद से आप अच्छे-अच्छे सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक्स में अंतर क्या है। तो दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, और यह सिक्योरिटी अटैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें मुख्यतः दो रूप से यहाँ पर बांटा गया है, यानी कि इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है पैसिव अटैक और दूसरा एक्टिव अटैक। तो दोनों के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। तो पहला है आपका पैसिव अटैक। तो पैसिव अटैक क्या होता है? तो पैसिव अटैक वह अटैक होता है जिसमें एक अटैकर यानी कि अनधिकृत अनऑथोराइज्ड तरीके से दो सिस्टम को मॉनिटर करता है। यानी कि जो मैसेज या इंफॉर्मेशन दोनों सिस्टम के मध्य ट्रांसमिट हुए हैं उनको सिर्फ मॉनिटर करता है, परंतु मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुराना होता है। यानी कि जो आपके पैसिव अटैकर्स होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे सिस्टम पर जो भी यहाँ पर हम कार्य वगैरह करते हैं उनको यहाँ पर ये मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर करके क्या होता है कि जो भी हमारी गोपनीय सूचनाएं वगैरह होती हैं, कोई भी हम पासवर्ड वगैरह लगा कर रखते हैं, तो उन्हें जो पैसिव अटैक होता है, पैसिव अटैकर होता है, वो यहाँ पर चुरा लेता है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पैसिव अटैकर है, और यहाँ पर कोई भी दो यूजर्स हैं जो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से हमारे सिस्टम को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है पैसिव एक्टिव अटैकर्स है आपका। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको ये निगरानी करता है, और हमारी जितनी भी सूचनाएं इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं वो यहाँ पर चुरा लेता है। तो अच्छी तरह से समझ लेते हैं आखिर में क्या होता है। तो एक्टिव अटैक वह अटैक होता है जिसमें अटैकर दो सिस्टम के मध्य मैसेज को ट्रांसमिट करता है तथा उन मैसेज को मॉडिफाई करता है, और उन मॉडिफाइड मैसेज को व्यक्ति को भेज दिए जाते हैं, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि यह मैसेज कोई अटैकर भेज रहा है तथा यह मॉडिफाई है। उसके बाद यहाँ पर अगला अटैक है आपका इसी का डॉस अटैक, जिसके बारे में हमने बताया था। डॉस अटैक को डेनियल ऑफ सर्विस अटैक भी कहते हैं, और इस अटैक का प्रयोग हैकर किसी भी नेटवर्क या मशीन को उस पर एक्सेस करने वाले यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं। यानी कि इस अटैक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यूजर्स को किसी सर्विस जैसे कि इंटरनेट पर एक्सेस करने से रोकना। इस अटैक का हैकर बहुत बड़े हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, और उन सभी सर्विस को यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर दिया जाता है जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। यानी कि डॉस अटैक में नेटवर्क या मशीन को ओवरलोड कर दिया जाता है, जिस कारण लोग उस पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। डॉस अटैक में नेटवर्क या मशीन को अनअवेलेबल करने के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो डॉस अटैकर क्या होता है, जो हमारा मेन काम होता है सर्वर से। तो सर्वर पे क्या होता है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशंस वगैरह हम अपने सर्वर पे ढूंढते हैं या देखते हैं, तो डॉस अटैकर्स क्या होता है उस इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल अनअवेलेबल कर देता है। यानी कि जो भी उस सर्वर से इंफॉर्मेशन वगैरह निकलेंगी उन्हें पूर्ण रूप से हमें ये रोक देता है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो डी डॉस अटैक डॉस का ही विस्तृत रूप है, यानी कि इसमें एक डॉस अटैक भी होता है, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। परंतु इस अटैक में नेटवर्क या मशीन को अनवेल करने के लिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर और एक से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पर अगला अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक सबसे सरल तरीका है किसी भी वेबसाइट या सर्वर या डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। इससे किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, और यह एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। और ब्रूट फोर्स अटैक को ब्रूट फोर्स क्रैकिंग भी कहा जाता है, और ब्रूट फोर्स अटैक एक साइबर अटैक है, और यह अटैक एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है जिसमें अटैकर एक वर्ड लिस्ट का प्रयोग करता है। वर्ड लिस्ट क्या होती है उसके बारे में समझ लें। तो वर्ड लिस्ट क्या होती है, तो वर्ड लिस्ट यह एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें वह शब्द होते हैं जिन्हें ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि हैकिंग टूल क्रैकिंग के लिए पासवर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट फाइल में जितने भी वर्ड्स होंगे
उतना ज़्यादा चांस होंगे आपकी पासवर्ड क्रैक करने के लिए। ब्रूट फोर्स अटैक टूल ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो वह पासवर्ड क्रैक करने के लिए वो ऐसे लाखों पासवर्ड को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक एक क्रिप्टोनालिटिक अटैक है जो किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करता है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाता। दरअसल हर कॉमन आईडी एक पासवर्ड होता है, यानी कि हर कॉमन आईडी का एक पासवर्ड होता है और आपको बस ये करना है कि उस पासवर्ड को गेस करना है, यानी कि उस पासवर्ड पासवर्ड के बारे में पता करना है। तो उस पासवर्ड को करने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 डिजिट का एक पिन या पासवर्ड है। आपके पास 10 न्यूमेरिक डिजिट हैं, यानी कि 0 से 9, और इसका मतलब है कि आपका पास 100 पॉसिबिलिटीज़ है जिसको कि एक कॉपी में आसानी से हल किया जा सकता है। यानी कि 0 और 9 के बीच में कोई संख्या आपने रखी होगी। अगर हम गैस करें तो आपका पासवर्ड, अगर हम 100 तक यहाँ पर काउंटिंग की जाए तो आपका पासवर्ड यहाँ पर गैस कर सकते हैं। लेकिन असल में पासवर्ड सिर्फ 2 अंकों का नहीं होता है। इंटरनेट में जनरली 8 अंकों का पासवर्ड होता है। आपने देखा होगा जब भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग 8 वर्ड्स का पासवर्ड माँगता है। इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी जाती है, जैसे कि अल्फ़ाबेट और अंकों को मिक्स करना। लॉगिन को सिक्योर करने के लिए अल्फ़ाबेट को कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखना, ताकि उसे केस सेंसिटिव बनाया जा सके, जिससे कि वो ज़्यादातर सिक्योर हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो भाई, अब से आपने जो भी यहाँ पर पासवर्ड बनाया है वो नंबर के फॉर्म में आप पासवर्ड ना बनाएं। पासवर्ड किस तरह का बनाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे राजा। तो राजा का हमने आर कैपिटल लिया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ स्मॉल लेटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं इसके नाम के बीच में, ज़्यादातर @ लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपका सिक्योर पासवर्ड माना जाता है। और आपको मैं एग्जाम्पल के लिए ये बता रहा हूँ, 1 2 3 आपको नहीं रखना है, इसके जगह पर आप कोई भी यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। की जगह आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं। तो ये आपको सिक्योर पासवर्ड माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हाउ टू अवॉइड ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि इससे बचने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपने पासवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, जैसे कि अंकों और शब्दों का प्रयोग करें जिससे आसानी से गैसेस ना किया जा सके। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो पासवर्ड आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और आपका पासवर्ड जितना लंबा होगा, जितने अंकों का होगा और जितने शब्दों का पासवर्ड होगा, उतना मुश्किल होगा गैस कर पाना। हम लोग इन अटेम्प्ट की संख्या को फिक्स कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी लॉगिन अटेम्प्ट की संख्या 3 फिक्स की है। तब यदि कोई रॉबोट या हैकर 3 बार गलत पासवर्ड या यूज़र नेम डालता है, तो वह कंप्यूटर हैकर या रोबोट कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉगिन अटेम्प्ट्स नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। कैप्चा का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, यानी कि हम कैप्चा का प्रयोग करके वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं जो कैप्चा रीड नहीं कर पाते हैं, कैप्चा को केवल ह्यूमन ही रीड करते हैं, यानी कि जो आपका कैप्चा कोड होता है उसे जो आपका रोबोट होता है वो रीड नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और पासवर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी भी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी हैकर ने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल भी दिया, तब भी वो डेटाबेस या वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक और ऑथेंटिकेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है। वो क्या होती है कि जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है कि हमने अगर उसमें आईडी पासवर्ड डाल भी दिया तो वह उस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमने लॉगिन किया था। उसके बाद यहाँ पर एक और अगला अटैक है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है बैकडोर अटैक। बैकडोर अटैक एक प्रकार का मालवेयर होता है जिसके द्वारा अनऑथोराइज्ड यूजर किसी नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि बैकडोर सामान्य ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस होती है उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही किसी साइबर क्रिमिनल को एक्सेस मिल जाता है तो बैकडोर का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डेटा को स्टील कर लेता है, और सिस्टम में अतिरिक्त मालवेयर को इंस्टॉल कर देता है और डिवाइस को हाईजैक कर लेता है, यानी कि पूर्ण रूप से डिवाइस का यहाँ पर
बंद कर देता है, वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन बैकडोर का प्रयोग केवल बुरे व्यक्ति नहीं करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर डेवलपर्स के द्वारा भी इंस्टॉल किया जाता है, जिससे द्वारा वो ट्रबल शूटिंग या दूसरे अन्य कार्य कर सकें। हालांकि अटैकर इसका इस्तेमाल हमेशा दुरुपयोग करते हैं कुछ गलत कामों के लिए। कुछ केसेस में वायरस और बॉम्ब्स को पहले अटैक के दौरान क्रिएट किए गए बैकडोर का लाभ लेने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 2018 में कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों के लिए यह चौथे नंबर का सबसे सामान्य थ्रेट था बैकडोर्स। बैकडोर्स का प्रयोग निम्नलिखित मलेशियस एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा को चुराने के लिए या वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने के लिए या सर्वर को हाईजैक करने के लिए या फिर डॉस अटैक रोकने के लिए या करने के लिए, किसी वेबसाइट को विजिटर को इन्फेक्ट करने के लिए और एपीटी असॉल्ट को करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि बैकडोर से कैसे बचें। तो बैकडोर से कैसे बचेंगे? तो इस प्रकार के अटैक से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है, परंतु कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इस बैकडोर अटैक से बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। फायरवॉल जो होता है कि अनऑथोराइज्ड यूज़र के लिए एंट्री पॉइंट का जो एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि जो ना पहचानने वाला पर्सन्स होता है, उसको ये एक ब्लॉक का काम करता है। केवल ऑथोराइज्ड यूज़र को ही एक्सेस करने की अनुमति देता है आपका फायरवॉल। हमें ओपन सोर्स प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोग्राम के द्वारा ही सबसे ज़्यादा अटैक का खतरा रहता है। हमें एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, जिससे हम बैकडोर अटैक का पता लगा सकें, यानी कि एंटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला अटैक है आपका टीयर ड्रॉप। और टीयर ड्रॉप एक प्रकार का डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसमें अटैकर के द्वारा टारगेट सर्वर को फ्रैगमेंट के लिए पैकेट भेज देते हैं। क्योंकि इस तरह के पैकेट प्राप्त करने वाला जो सर्वर होता है, वो टीसीपी आईपी फ्रैगमेंटेशन रिसेंबली में बग के कारण उन्हें दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकता। इसलिए ये पैकेट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिससे सर्वर ओवरलोड हो जाता है। यानी कि टीयर ड्रॉप अटैक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका विंडोज़ 95 हो गया या विंडोज़ एनटी और पुराने लाइनेक्स वर्जन्स हो गए, क्योंकि उनमें क्या होता था कि जो टीसीपी और आईपी फ्रैगमेंटेशन रिसेंबली बग थे, उनको स्टोर किए रहता था। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि यह अटैक कैसे काम करता है। तो जब भी हम किसी इंटरनेट में बहुत थोड़ी मात्रा के डेटा को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, तो डेटा छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में विभाजित हो जाता है, यानी कि छोटे-छोटे पैकेटों में, और इन सभी फ्रैगमेंट्स को एक नंबर दिया जाता है। तब ये पैकेट अपने रिसीविंग एंड पर पहुँच जाते हैं। तो इनको रीअरेंज करके ओरिजिनल डेटा वापस लाया जाता है। तो फ्रैगमेंट्स के सीक्वेंस यानी कि क्रम को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर किए रहता है, जिसके द्वारा डिवाइस सीक्वेंस को फिर से अरेंज करती है। लेकिन टीयर ड्रॉप अटैक में अटैकर या हैकर के द्वारा फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड को वगी बना दिया जाता है, जिसके कारण विक्टिम की डिवाइस सही फ्रैगमेंट्स को ढूंढ नहीं पाती है, और इसलिए जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि बग्गी पैकेट आंसुओं की तरह जमा रहते हैं और अंत में डिवाइस क्रैश हो जाती है। लेकिन आजकल के जो नेटवर्किंग डिवाइस हैं, वो बग्गी पैकेट्स को काफ़ी अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है स्टेप इन अटैक, यानी कि एक अटैकर कई तरीकों से एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, परंतु इन सभी स्टेप्स का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बच सकते हैं। पहला है आपका रिकॉसेंसेस स्कैनिंग, एक्सेस एंड एस्केलेशन, और उसके बाद एक्स फिल्ट्रेशन है। तो चार पॉइंट, कई सारे पॉइंट हैं, चार नहीं 7 पॉइंट हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो यह एक पहला स्टेप है किसी भी अटैक को शुरू करने से पहले। किसी हैकर या बल्जनेरो टारगेट यानी कि संवेदन लक्ष्य की पहचान करता है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे अच्छे तरीकों का पता लगाता है। हैकर को शुरुआत करने के लिए सिर्फ एंट्री पॉइंट की आवश्यकता होती है, और इस स्टेप में ज़्यादातर फिशिंग ईमेल्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक सबसे आसान विधि होती है, और इस स्टेप का एकमात्र लक्ष्य होता है कि टारगेट की पहचान करना। दूसरा है स्कैनिंग। तो एक बार जब टारगेट की पहचान कर ली जाती है, तो उसके बाद
उसके कमज़ोर यानी कि वीक पॉइंट को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, जिससे कि जो हैकर होता है कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। अक्सर ये स्टेप धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि हैकर कमज़ोरियों को खोज करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका एस्केलेशन। और जब एक वीक पॉइंट को यहाँ पर पहचान लिया जाता है तो उसके बाद जो अगला स्टेप है कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करना और फिर विशेष अधिकारियों यानी कि प्रिविलेजेस को बढ़ाकर हैकर की स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में घूमने की अनुमति देना। जब एक बार हैकर को एक्सेस मिल जाता है और उसके विशेष अधिकारियों को बढ़ा दिया जाता है तो वह कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक्स फिल्ट्रेशन है। अब हैकर स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में चारों ओर घूम सकता है और सिस्टम के संवेदनशील डेटा को चुरा सकता है। जो आपका हैकर होता है वो मुख्य रूप से डेटा को चुराता ही नहीं है, यानी कि डेटा को चुराते भी नहीं है बल्कि जो फाइल्स और होती हैं उन्हें डिलीट या चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सस्टेनमेंट है। चूंकि नेटवर्क में हैकर या एक्सेस कर जाता है तो जितना संभव हो उतना छुपा रहना चाहता है। वो चाहता है कि उससे कोई डिटेक्ट ना कर पाए, यानी कि उससे कोई ढूंढ ना पाए। और इसके लिए यहाँ पर मिलेशियस प्रोग्राम जैसे कि रूट किट का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो अगला स्टेप होता है वो होता है असॉल्ट। और यह स्टेप हमेशा एक अटैक का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि यह एक ऐसी स्टेज होती है जब हैकर आपके हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को बदल सकता है या उससे पूरी तरह से डिसेबल कर सकता है। तो इसे एक बार पूरा करने के लिए हैकर के द्वारा प्रभावी रूप से आपके नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया जाता है और इससे खुद को डिफेंड करने में बहुत देर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका अवेन्यू ऑफ अटैक, यानी कि किसी भी अटैक को करने के लिए हैकर या अटैकर के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। एवेन्यूज का मतलब होता है रास्ते जिनके द्वारा वे अटैक करते हैं। तो आइए कौन कौन से रास्ते हैं। सबसे पहला होता है आपका पासवर्ड, जो हमने आपको बता दिया था। ऑन द वेब की बात करें तो किसी भी सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन आदि पोस्ट की पर्सनल जानकारी हैकर का दूसरा अवेन्यू होता है, यानी कि दूसरा रास्ता होता है। और इसके लिए हमें किसी भी पर्सनल जानकारी या सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करनी चाहिए। हैकर वहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका ईमेल। आजकल ज़्यादातर सभी लोगों के पास ईमेल अकाउंट होते हैं और इसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खतरा और बढ़ जाता है, यानी कि इनके ज़रिए यहाँ पर हैकर्स और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट को हैक कर लिया जाता है तो आपके दूसरे अकाउंट में भी खतरे पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका अकाउंट होता है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं मोबाइल पर या सिस्टम पर। तो हैकर जो होते हैं वो अकाउंट में फिशिंग्स ईमेल्स होते हैं, यानी कि एक फिशिंग अटैक होता है। उसके ज़रिए यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल लिंक भेजते हैं, यानी कि कुछ लिंक की तरह यहाँ पर आपको भेजेंगे। उस पर आप जब भी आप क्लिक कर देते हैं तो वो अकाउंट जो होता है आपका हैक हो जाता है। फिशिंग मेल से बचने के लिए हमें किसी भी अननोन सेंडर के मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। मेल्स की सेटिंग में जाकर आप इस मेल्स को फ़िल्टर करने के ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल है। मोबाइल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफ़ोन और टैबलेट साइबर अटैक की सबसे प्रमुख टारगेट होता है आपका मोबाइल फ़ोन। इसलिए हमें हमेशा अपने फ़ोन में पिन लॉक लगाना चाहिए और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से हमारा जो डिवाइस होता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी कई-कई सॉफ्टवेयर में आपके सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और है आपका क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड भी एक मास्टरी है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आप क्लाउड के द्वारा अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको टारगेट किया जाता है क्योंकि क्लाउड का यूज़ बहुत लोग करते हैं और इसका जो साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। इसलिए अटैक करना आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। हाल ही में एक जाने-माने स्टार थे जेनिफर लॉरेंस की पर्सनल फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर लीक कर दिया था, जिससे हमें पता चला कि ये क्लाउड में से किसी को अटैक किया गया है। तो ये हैं आपके टॉपिक्स जो यहाँ पर हमने करा दिए हैं। करीब आपके कितने टॉपिक्स हो गए? करीब आपके 12 या 13 टॉपिक्स हो गए हैं। 13 टॉपिक्स हो गए जो पूर्ण रूप से हमने यहाँ पर करा दिए हैं और जो बकाया टॉपिक्स है आपका वो अगली क्लास में करा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। तो चलिए आप चलेंगे, मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।